हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए फिर से एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास बिना देरी किए। तो बच्चों, आज हमारा पाठ है पाठ 6 और इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है कब, कहाँ व कैसे। तो बच्चों, आइए हम इसको पढ़ते हैं। ये हमारे भारतवर्ष का कहीं इतिहास तो नहीं। तो जानिए पहले इसका परिचय क्या है। तो इतिहास हमें अतीत एवं अतीत में मानव के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बताता है। जब से मानव ने इस धरती पर जन्म लिया है, तब से उसके द्वारा किए गए कार्यकलापों को क्रमानुसार लिपिबद्ध करना ही तो बच्चों क्या है? इतिहास कहलाता है। तो आइए पाठ पढ़कर इतिहास के विषय में कुछ जाने। तो चलिए बच्चों, पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों? अतीत की कहानी है इतिहास। इतिहास क्या है बच्चों? हमारे जो अतीत, जो प्रीवियसली पहले जो बीत चुकी है घटनाएं, उनका एक सूचीबद्ध क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया ना, स्टोर किया गया ना, क्या किया जाना क्या कहलाता है बच्चों? हमारा हमारा इतिहास बन जाता है। तो बच्चों, शुरू करते हैं। इतिहास शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हस्तोरिया शब्द से लिया गया है। तो बच्चों, लैटिन भाषा के हिस्टोरिया और ग्रीक भाषा के हस्तोरिया से लिया गया है। तो बच्चों, यह मानव की भूतकाल से वर्तमान तक के विकास की कथा है। मतलब भूतकाल में पहले मानव कैसा था, अब मानव कैसा, इसकी पूरी डिटेलिंग है। तो बच्चों, यह लोगों, उनकी विचार प्रक्रिया, जीवन शैली, जो इनकी विचार सोचने की प्रक्रिया कैसी थी और जीवन शैली कैसी थी, इन सब के बारे में, तथा वे जीवन यापन के लिए किस प्रकार सामग्री प्राप्त करते थे और किस प्रकार की सामग्री को प्राप्त करते थे वो अपने जीवन को जीने के लिए, उससे संबंधित अध्ययन है क्या बच्चों? इतिहास। तो आइए बच्चों जानते हैं, यह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर हुए विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन है कि पहले किस किस तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से राजनीतिक में, आर्थिक में, सामाजिक पहलुओं में किस तरीके से क्या क्या परिवर्तन आए हैं, उन सभी को इसमें बच्चों जाना जाता है। चलिए बच्चों, लाखों वर्षों के विस्तार में यह परिवर्तन समाहित है और पृथ्वी पर मनुष्य लाखों वर्षों से रह रहा है। कब से रह रहा है बच्चों? लाखों वर्षों से रह रहा है। इस लंबे समय में कठोर प्रयास करके उसने वर्तमान युग की प्रगति प्राप्त की है। बहुत सारा कठिन परिश्रम किया और जो वर्तमान युग में जो प्रगति है उसको उसने हासिल किया है। यह प्रगति सरलता से प्राप्त नहीं हुई है बच्चों, बहुत संघर्ष किया है मानव ने। इसके लिए समाज ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इन प्रयासों की जानकारी हमें इसी इतिहास से ही मिलती है। ठीक है, कि क्या क्या प्रयास किए हैं मानव ने। तो आइए बच्चों, ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें यह भी जानिए है। तो क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। सो प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं एवं विभिन्न मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वालों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, जो बच्चों पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जानकारी रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भूतकाल की घटनाओं का कब हुई है सारी भूतकाल की घटनाएं? तो बच्चों, इतिहासकार भूतकाल की घटनाओं को उनके समय के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, अर्थात पूर्व में घटित हुई घटनाओं को पहले व बाद में घटित घटनाओं को बाद में रखा गया है। यह क्रम कालक्रम का विज्ञान है। ये क्या है बच्चों? कालक्रम का विज्ञान कहलाता है। इतिहास में आप तारीखें ईसा पूर्व या ईसवी के साथ देखेंगे। ठीक है, तो ईसवी पूर्व ईसा पूर्व का संक्षिप्त रूप है। ईसा पूर्व को किसमें लिखते हैं बच्चों? ईसवी पूर्व में लिखते हैं। ईसा पश्चात एक लैटिन शब्द जिसको एडो डोमिन का संक्षिप्त रूप माना गया, संक्षिप्त रूप जिसका अर्थ है ईश्वर के वर्ष में। जो ईसा पूर्व का मतलब क्या है बच्चों? ईसा पूर्व का मतलब है ईश्वर के वश में। तो बच्चों, चूंकि यह कहने में आसान है, ईश्वर के वर्ष जो थे उसमें से 250 में ईस्वी को अक्सर संख्या से पहले लिखा जाता है। तो बच्चों, ईश्वर के वर्ष में क्या किया जाता है? ईश्वर के वर्ष में जो 250 में ईस्वी को अक्सर संख्या से पहले लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम ईस्वी 250 लिखते हैं, जिसका अर्थ है ईसा जन्म के 250 वर्षों पश्चात। नवीन समय में लिखते समय हम अक्सर वर्ष के पहले ईस्वी नहीं लिखते। वर्ष के जो उनका जन्म वर्ष है उसके पहले वाले सालों को दिखाने के लिए हम ईस्वी को पहले लिखते हैं, उसके बाद वाले सालों को दिखाने के लिए हम ईस्वी को बाद में नहीं लिखते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से समझने योग्य चीजें हैं। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं कि भारत 1950 में एक गणतंत्र बना। यह स्पष्ट है कि हमारा अर्थ ईस्वी 1950 है।
ईस्वी पूर्व के लिए तारीखें पीछे चली जाती है। ईस्वी है तो तारीखें पीछे नहीं जाएगी, ईस्वी पूर्व है बच्चों तो क्या हो जाएगा, तारीखें पीछे चली जाती हैं। और जैसे कि बच्चों यहाँ पर वर्षों के पश्चात अगर हम इसके बाद अगर हम ईसा पूर्व लिखते हैं पहले, इसके ऊपर ईसा पूर्व नहीं लिखते हैं क्योंकि जन्म के 250 वर्षों के पश्चात नवीन समय में लिखते समय इसमें से क्या बच्चों, ईस्वी हटा देते हैं हम। उसी प्रकार बच्चों इसमें ईस्वी पहले लिखा है। क्या है बच्चों कि 1950 में हमारा राष्ट्र जो है वो गणतंत्र बना, तो ईस्वी पूर्व की तारीखें पीछे चली जाती है। ईस्वी पूर्व मतलब पहले, पीछे चली जाती तारीखें। और अतः 425 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व से पहले आएगा। जो 425 ईस्वी पूर्व है वो 400 से पहले आएगा, क्योंकि मतलब बच्चों ये 425 साल पहले ईसा के जन्म के पहले। तो बच्चों ईस्वी पूर्व में एक तारीख व ईस्वी में एक तारीख के बीच के वर्षों की गणना करने के लिए इन दोनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। क्या समझ रहे हैं बच्चे इससे आप ये समझिए कि ईस्वी पूर्व में एक तारीख, ईस्वी में तारीख के बीच के वर्षों की गिनती करने के लिए बच्चों क्या करना चाहिए, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना चाहिए। और उदाहरण के लिए 350 ईसा पूर्व से 150 का अर्थ है 500 वर्षों का समय। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? अब उदाहरण के लिए क्या समझा हमने कि जो 350 ईस्वी पूर्व था उससे उसको बदल क्या लिखा हमने, ईस्वी 150 का अर्थ है 500 वर्षों का समय। ठीक है, 150 ईस्वी को कैसे क्या गिनेंगे हम बच्चों, ईस्वी 150 को 500 वर्षों का समय गिनेंगे। ठीक है बच्चों, तो अध्ययन की सुविधा के लिए मानव के इतिहास को कालक्रम के अनुसार 3 युगों में विभाजित किया गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल व आधुनिक काल। 3 कालों में विभाजित किया गया बच्चों, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो बच्चों पहले हम जानते हैं कि ये प्राचीन काल या प्राचीन युग क्या है। तो बच्चों इस पुस्तक में हम प्राचीन समय के दौरान के भारत के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में प्राचीन युग उस समय से विस्तृत है जब मानव पहली बार संज्ञान में आया था, पहली बार मानव ने जाना था कि उसका अस्तित्व है। तो बच्चों अब अरबियों ने ईस्वी 712 में सिंध पर कब्जा किया था। कब कब्जा किया था बच्चों, 712 में सिंध पर अरबियों ने कब्जा किया था। इस समय के दौरान मानव का विकास मात्र एक शिकारी से भोजन एकत्र करने वाले किसान या व्यापारी के रूप में हुआ था। इसने शहर स्थापित किए एवं बाद में राज्य स्थापित किया। क्या किया, पहले शहर बनाया फिर राज्य बनाया। प्राचीन समय में भारत अनेक विदेशों के संपर्क में आया एवं भारतीय लोग विदेशी परंपराओं, धर्मों, साहित्यों एवं कला से बहुत प्रभावित हुए। मतलब बच्चों जो भारत अनेक विदेशों के संपर्क में आया, अलग अलग देशों के कांटेक्ट में आया, और उसमें क्या हुआ, बच्चों जो भारतीय लोग थे वो विदेशी जो परंपराएं थी, धर्म थे, साहित्य थे, कला थे, उनसे बहुत ज्यादा भारतीय प्रभावित हुए। तो बच्चों ये भी क्या है बच्चों, ये जान लेते हैं इस बॉक्स में क्या जानकारी दी गई है। तो बच्चों कभी कभी इतिहास में तारीखों को दर्शाने के लिए ईस्वी पूर्व व ईस्वी के स्थान पर सा यु यानी कि सामान्य युग लिख दिया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं आगे। और ये क्या है बच्चों, अब हमारा प्रागैतिहासिक युग एवं इतिहास। अब इसमें क्या होता है बच्चों जानिए। प्राचीन युग के प्रारंभ में मनुष्य एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। एक व्यवस्थित एकदम स्टेबल और व्यवस्थित जीवन बिल्कुल भी वो व्यतीत नहीं करता था। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था। वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। अतः उस समय के कोई भी लिखित दस्तावेज प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते हैं। इसीलिए इस युग को प्रागैतिहासिक युग कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी हमें लिखित जो दस्तावेज है, कुछ भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो लिखित रूप में सेव की गई है वो हमें नहीं मिलती है। इसीलिए बच्चों इस युग को प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। इतिहासकार इस काल के बारे में उस समय की हड्डियों, औजारों, हथियारों और गुफा में आश्रयों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालते हैं। किस तरीके का उनका जीवन काल रहा होगा, किस तरीके की उनकी जो कलाकृतियां रही हो, किस तरीके का उनका जीवन यापन रहा हो, कैसे कपड़े पहनते हो, क्या खाना खाते होंगे और क्या क्या जानवरों की हड्डियां मिली, उन सब से उस चीज का बच्चों क्या लगाते हैं, अंदेशा लगाते हैं, अध्ययन करते हैं। कभी कभी इतिहासकार आदिवासी जनजातियों का अध्ययन करके जिन्होंने आदिकाल की जीवन शैली को अपनाया है, मतलब कभी कभी क्या करते हैं जो इतिहासकार है वो आदिवासी जनजातियों का अध्ययन करते हैं जिन्होंने आदिकाल की जीवन शैली को अपना रखा है, उसके बारे में अध्ययन करके वो जानकारी निकालते हैं कि पहले हम उनके पूर्वज इसी तरीके से रहा करते होंगे। तो बच्चों प्रागैतिहासिक मानव के विषय में निष्कर्ष निकालते हैं। समय का वह भाग जिसके लिए हमारे पास लिखित प्रमाण है इतिहास कहलाता है, जिसमें
जिस युग में हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक युग कहते हैं, और जिस इतिहास के भाग में हमारे पास लिखित प्रमाण है, लिखित दस्तावेज है, उसे बोलते हैं इतिहास बोलते हैं बच्चों। तो लिए लिखित प्रमाण या दस्तावेज घटनाओं की तारीख, लोगों व स्थानों के नाम इत्यादि का ज्ञान कराते हैं। उसमें लिखा होता है कि किसने लिखी है, कब लिखी है और किस चीज के बारे में यह घटना लिखी है। आइए बच्चों जानते हैं भूतकाल की घटनाओं का कहाँ, जो भूतकाल में घटनाएं हुई है वो कहाँ हुई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राचीन काल की घटनाओं का वर्णन करते समय इतिहासकारों को उन स्थानों की पहचान करनी होती जहां वे घटित हुई हैं, उन स्थानों को जानते हैं वो। यह अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो वस्तुएं होती है बच्चों, जैसे कि नदियों के मार्ग, स्थान का नाम, क्षेत्र की सीमा इत्यादि समय के साथ साथ क्या परिवर्तित हो जाती है, बदलती रहती है, नाम बदल जाते हैं, नदियों की दिशाएं बदल जाती हैं, इसलिए बच्चों उनको पता लगाना एकदम से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप उत्तर पूर्वी भारत की कुछ नदियों को ही देख सकते हैं। इनमें से अनेक नदियों ने अपने मार्ग एवं नाम बदले हैं एवं नए नाम प्राप्त किए हैं। तो बच्चों सरस्वती नदी सूख चुकी है, जैसे कि सरस्वती नदी क्या है, अब बिल्कुल सूख चुकी है। इस नदी का केवल एक भाग छग्गर नदी के रूप में शेष है। किस नदी के रूप में शेष है बच्चों, जो छग्गर नदी है उसके रूप में शेष है, बाकी पूरी नदी है विलुप्त हो चुकी है। प्राचीन भारत के लोगों का भारत की स्थिति के बारे में मत हमारे मत से बिल्कुल भिन्न है। जो प्राचीन काल के लोग हैं तो प्राचीन भारत के जो लोग हैं उनका जो भारत की स्थिति के बारे में जो मत है वो बिल्कुल भी यहाँ से तब बिल्कुल अलग था। तो उनका मानना था कि पृथ्वी चपटी है और इसके केंद्र में मेरू नामक एक स्वर्ण पर्वत है। मेरू नामक एक क्या है, बीच में इसके स्वर्ण पर्वत, ऐसे उनकी मान्यता थी। मेरू एक विशाल महासागर से घिरा था जिसमें अनेक द्वीपीय महाद्वीप थे। इनमें जम्बू द्वीपीय भी सम्मिलित था। भारत जो उस समय भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था वह भी जम्बू द्वीप में ही स्थित माना जाता था। तो पहले मेरू विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसमें क्या था, एक महाद्वीपीय कुछ महाद्वीप थे जिसमें से एक जम्बू द्वीप भी सम्मिलित था और उसी के अंदर भारत को भी माना जाता था। और बच्चों जम्बू द्वीप के अंदर भारत का अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। तो भारत नामक राजा, प्रसिद्ध राजा के नाम से इस देश का नाम पड़ा। मतलब जो एक राजा थे जिनका नाम भारत था, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम क्या पड़ा बच्चों, भारत पड़ा। इस देश के राजा के वंशज भी भारत के नाम से जाने गए। जो इस देश के जो राजा थे ना उसके वंशज जो थे वो भी किसके नाम से जाने गए बच्चों, भारत के नाम से जाने गए। आज तक भारत को भारतवर्ष या भारत के नाम से जाना जाता है आज भी। प्राचीन भारतीय लेख सिंधु द्वारा जल क्षेत्र की ओर इशारा करते हैं एवं इसके आदिवासियों को सप्त सिंधु के नाम से बोलते हैं। सिंधु नदी के किनारे आदिवासी रहते थे, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। अब पारसियों जो कि कहां से आए थे बच्चों, ईरानी थे, ने सप्त सिंधु कहा। अब उन्होंने क्या कहा, इसे सप्त सिंधु कहा। सर्वप्रथम यूनान वासियों ने इंडिया शब्द यानी कि जिसको भारत बोलते हैं हम, इसका शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले प्रयोग किया था यूनान वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग। तो बच्चों प्राचीन भारतीय लेख कभी कभी हिमालय व विंध्य के बीच के क्षेत्र का जिक्र करते हैं जो पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट तक अन्नावृत तक विस्तृत है, फैले हुए हैं। और बच्चों इतिहास के स्रोत कैसे कैसे क्या क्या है, तो बच्चों इतिहास के स्रोत, यदि सैकड़ों वर्षों पूर्व कुछ घटित हुआ तो हम किस प्रकार पता लगाते कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था। हम पुरातत्व वेत्ताओं द्वारा विश्लेषित प्रमाणों का अध्ययन करते हैं एवं भूतकाल पुनर्निर्माण करते हैं। जो भूतकाल में हुआ, जो वेत्ता होते हैं उनसे क्या करते हैं हम, जानकारी जो है मिल जाती है इतिहास के बारे में, उससे हम इतिहास को दोबारा से रिपीट करते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक इतिहासकार का कार्य एक जासूस के समान होता है। जिस प्रकार जासूस सुरागों की सहायता से एक रहस्य का पता लगाता है, उसी प्रकार इतिहासकार ऐतिहासिक सुरागों की सहायता से भूतकाल के इतिहास का पता लगाता है। यह उस काल के विषय में जानकारी विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि जो पुरातत्व यानी कि जो इतिहासकार है, इतिहासकार किससे जोड़ा गया है बच्चों, जो डिटेक्टिव होता है यानी कि जो जासूस होता है उसके समान। जासूस भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके घटना का पता लगाता है, उसी प्रकार जो इतिहासकार है बच्चों को भी बहुत सारे सुरागों का पता करके उस घटना के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी निकाल पाते हैं। और जो लोग हैं जो इतिहासकार कैसे जानकारी निकालते हैं बच्चों, जानकारी विभिन्न माध्यमों, जैसे कि कोई लेख पत्र मिल गया, दीवार पर चित्रकारी या बर्तने को टूटे हुए टुकड़ों से प्राप्त करता है। इसे वह धीरे धीरे इतिहास के समय को एक साथ जोड़ता है और जोड़ करके सारी कड़ियों के द्वारा उस घटना तक पहुंच जाता है। यही प्राप्त वस्तुएं इतिहास के स्रोत कहलाती है और यही सारी वस्तुएं क्या कहलाती है बच्चों, हमारी इतिहास की स्रोत कहलाती है। एवं इतिहासकारों के लिए
पदार्थिक स्रोत होते हैं, मतलब उनको मार्गदर्शन करती हैं। इन स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। अब स्रोत जो है दो भागों में विभाजित होते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। तो बच्चों, पुरातात्विक स्रोत, जैसे जैसे समय गुजरता है प्राचीन सभ्यता के कुछ अवशेष पृथ्वी के नीचे दफन हो जाते हैं। ये अवशेष पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खोद कर यानी खुदाई करके बाहर निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत के सबसे प्राचीनतम मानव सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता पृथ्वी के नीचे दफन हो गई थी, जिसको बच्चों खुदाई द्वारा बाहर निकाला गया। इस खुदाई में क्या हुआ था बच्चों, अनेक अवशेष मिले जिन्होंने उस समय के जो पुनर्निर्माण में, उस समय को दोबारा जीने में, उस समय को समझने में हमारी बहुत मदद की थी, पुरातत्ववेत्ताओं की सहायता की थी। और बच्चों, पुरातात्विक स्रोत भी तीन प्रकार के होते हैं, स्मारक, शिलालेख और सिक्के। स्मारक होते, शिलालेख होते हैं, व सिक्के होते हैं बच्चों। तो बच्चों, स्मारक क्या होते हैं, ऐतिहासिक महत्ता की प्राचीन इमारतें स्मारक कहलाती है। जैसे कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं वो क्या, प्राचीन इमारतें हमें स्मारक कहलाती हैं। और बच्चों, उस समय के विषय में जानकारी उपलब्ध कराती है जिस समय में इनका निर्माण किया गया है, उन इमारतों का। ये लोगों के सामाजिक जीवन, धार्मिक विश्वास और रहन सहन, खान पान, वेश संस्कृति आदि की जानकारी प्रदान करते हैं। किस प्रकार वहां पर खान पान रहे, क्योंकि उनकी जो नक्काशी है बच्चों दीवारों पर इसी प्रकार की जाती थी, जैसा उनका उस समय का परिवेश होता था उसी प्रकार की जानकारी के नक्काशियां, चित्र और जो ही उभरी हुई आकृतियां हैं उसी समय के बारे में जानकारी लिए हुए होती हैं। तो बच्चों, मंदिर, किले, महल, स्तूप व रिहायशी इमारतें इस वर्ग के कुछ स्मारक हैं जो भूतकाल को तुरंत फिर से जीवंत बना देते हैं, फिर से उस भूतकाल को जागृत कर देते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये जो मोहनजोदारो की खुदाई स्थल है वो इस प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो एक प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे शिलालेख यानी कि अभिलेख जिन्हें कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है। शिलालेख या अभिलेख तांबे की पट्टियों, मिट्टी तथा लकड़ी के तख्तों और प्राय बड़ी चट्टानों, खंभों तथा मंदिरों की दीवारी पर उत्कीर्ण नक्काशी के द्वारा, लिख के द्वारा, पत्थरों को उभार करके, खोद करके, इस तरीके से उन पर उत्कीर्ण करके अलग अलग तरीके के चिन्हों के द्वारा या एक विशेष प्रकार की लिपि के द्वारा वहां पर लिखे जाते थे। और बच्चों, पत्थरों पर लिखने की पद्धति प्राचीन भारत में अत्यधिक प्रचलित थी, बहुत चलती थी बच्चों उस टाइम पे। प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा की मोहरों में पाए गए समूचे देश में बहुत से शिलालेख पाए गए हैं जिनमें राजा और भारत के प्राचीन काल के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन की बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के शिलालेख उसके धर्म, उसकी उपलब्धियों और उसकी उद्घोषणाओं का प्रकाश डालते हैं। तांबे की प्लेटों पर उत्कीर्ण लेख सरकारी भूमि दान के अभिलेख हैं। और बच्चों, वहां पर जो चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, जो चीजें लिखी गई हैं उनसे पता चलता है कि किसने जिसने लिखवाई है वो किस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था और किस प्रकार के लिए, किस चीजों के लिए वहां पर प्रचलन था, उनके बारे में बहुत जानकारी मिलती है इन अभिलेखों से। जैसे कि अगर हम देखें तो जो तांबे की प्लेटों पर जो उत्कीर्ण लेख थे सरकारी भूमि दान के अभिलेख थे, इनसे हमें यह प्रमाण मिलता है। और बच्चों, कलिंग के खरबेला का हाथी शिलालेख और रुद्रदम का जूनागढ़ शिलालेख भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के प्रमुख साधन है। और जो जूनागढ़ का शिलालेख है, रुद्रदम का जूनालेख शिलालेख भारतीय शिलालेख कि इतिहास में बहुत बड़ा योगदान देता है। खरबेला का हाथी शिलालेख, ये सब उस समय की जो जानकारी है इतिहास को पुनः जीवित करने में हमारी मदद करते हैं। इलाहाबाद का स्तंभ लेख राजा समुद्रगुप्त और उसकी विजयों के विषय में बताता है। जो स्तंभ था बच्चों इलाहाबाद का, उसमें उनके विजयों का उल्लेख है, किस तरीके से वो किस किस तरह की कौन कौन सी लड़ाई कब कब लड़ी और उनमें किन किन लड़ाइयों में विजयी हुआ। और बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, अशोक का राज्यादेश, जो कि बच्चों बहुत ही प्राचीनतम भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक का शिलालेख है जिसमें उन्होंने धर्म के बारे में, अच्छे कर्मों के बारे में बताया गया है। और बच्चों, आगे चलते हैं हम, तो हमें मिलते हैं सिक्के। इतिहास की जानकारी के लिए एक नया महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के व मुहर है। सिक्कों और मुहरों से भी उस समय के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। खुदाई में विद्वानों को भिन्न भिन्न शासनकाल के सिक्के प्राप्त हुए जिनको हम उनके मुहरों से पहचान पाते हैं। इनसे उस समय की शासन प्रणाली, मुद्रा कला, आर्थिक स्थिति के विषय में जानकारी मिलती है। किस प्रकार की वहां पर शासन प्रणाली थी, मुद्रा कला कैसी थी, वहां पर किस प्रकार का कल्चर था और आर्थिक स्थिति के बारे में क्या क्या वहां पर स्थितियां थी, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो संभवतः मुहरों द्वारा उस काल की राजनीतिक स्थिति एवं मुख्य सरकारी चिन्हों के बारे में पता चलता है। तो बच्चों, हड़प्पा कालीन सभ्यता के कुछ सिक्के प्राप्त हुए जो आकार में वर्गाकार है और गोल है।
इनके ऊपर कुछ मुख्यतः स्वास्तिक बना है जो उसके धार्मिक गुणों का परिचय कर, स्वास्तिक बना जो क्या बताता है बच्चों, धार्मिक गुणों को बताता है। इसके अतिरिक्त मोहरों पर बनी मूर्तियों से उनकी जो मूर्ति कला है और अन्य समकालीन सभ्यताओं की भिन्नता का भी बहुत अच्छे से पता चलता है बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिक्के दिए गए हैं, जो बच्चों यहाँ पर अलग अलग तरीके के सिक्कों पर अलग अलग तरीके की क्या है, मोहरे हैं, अलग अलग तरीके के चित्र डिजाइन हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि उस समय किस किस चीज का, जैसे कि मान लो ये है बैल का, तो मतलब हम जान पाते हैं कि उस समय बैलों का प्रचलन था। इस तरीके की जानकारियां हम ले पाते हैं और समझ पाते हैं उस कल्चर को। और बच्चों हमारे पास एक बॉक्स है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, मौर्य शासक अशोक महान के शिलालेख संपूर्ण भारत में पाए गए हैं। संपूर्ण इससे पता चलता है कि बच्चों उसका जो शासन था पूरे भारत में था। शिलालेख, ये शिलालेख मौर्य काल की वास्तविक जानकारी देते हैं कि मौर्य काल में किस किस चीजों का किस किस तरीके से माहौल था, क्या क्या प्रचलन में थी चीजें, उन सब के बारे में पता चलता है। साहित्यिक स्रोत क्या है, प्राचीन समय में लिखे गए दस्तावेज हस्तलेख कहलाते हैं। जो प्राचीन समय में जो दस्तावेज हाथ से लिखे गए हैं बच्चों ने क्या बोलते हैं, हस्तलेख कहते हैं। ये लेख विभिन्न प्रकार की सतहों जैसे ताड़ के पत्ते पर, भोजपत्र एवं इनके बाद कागज पर पाए गए हैं। पहले किस पर लिखना शुरू हुआ था बच्चों इनको, हस्तलेखों को, जैसे ताड़ के पत्ते पर लिख दिया, भोजपत्र और इनके बाद कागज के पत्तों पर लिख दिया, ये सुरक्षित कर दिए गए और उसके बाद बात की आने वाली पीढ़ियों को उन्हें प्राप्त हुए और उसके बारे में जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक एवं सांसारिक साहित्य। धार्मिक और सांसारिक साहित्य के रूप में इन जो भाग है साहित्यिक स्रोतों को बांट सकते हैं। तो बस जैसे पहले धार्मिक साहित्य है, तो धर्म से संबंध रखने वाले लेख धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। अनेक पुस्तकों का आधार धर्म है। प्राचीन समय के भारतीय इतिहास के लिए वेद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण व जातक कथाएं आदि जानकारी के प्रमुख स्रोत है। ये क्या है बच्चों, हमारे धार्मिक साहित्य हैं, जो हमारे धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, हमारे नियमों के बारे में, वेदों के बारे में और उस समय हमारा क्या संस्कृति, क्या कल्चर था, उसके बारे में, हमें क्या रीति रिवाज थे, हमें क्या कर्म कांड थे, उन सब के बारे में हमें पता चलता है और किस प्रकार का जीवन शैली हमें अपनाना चाहिए वो भी पता चलती है इन सभी ग्रंथों के द्वारा। और बच्चों ये नवीन ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करते हैं यह एवं यह भी सिद्ध करते हैं कि अन्य स्रोतों से हमने जो जानकारी प्राप्त की है वह बिल्कुल सही है। और बच्चों देख सकते हैं क्या है ये है एक भोजपत्र के पत्तों पर लिखाए गए कुछ साहित्यिक स्रोतों के लेख हैं। और उसके बाद बच्चों आइए देखिए यहाँ पर है हमारे संसारिक साहित्य। संसारिक साहित्य क्या है, वह साहित्य जो धर्म से संबंधित नहीं है, संसारिक साहित्य कहलाते हैं। जो धर्म से संबंधित नहीं है बच्चों, संसार संबंध है, इसलिए क्या बोलते हैं उनको संसारिक साहित्य कहते हैं। इसमें कविताएं, नाटक, विदेशी यात्रियों के लेख एवं विज्ञान व राजनीति से संबंधित लेख भी क्या होते हैं बच्चों, शामिल होते हैं। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी बच्चों। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका लिखी थी। और कालिदास की रचनाएं हैं जैसे कि फाह्यान और ह्वेनसांग के लेख प्राचीन समय के सांस्कृतिक साहित्य के कुछ उदाहरण है। किस तरह की संस्कृति वहां होती थी, क्या सांस्कृतिक साहित्य वहां चलता था, उन सब की जानकारी इनकी पुस्तकों में हमें देखने को बच्चों मिलती है। इस प्रकार के साहित्य हमें उस समय के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। जिस समय में ये लिखे गए थे, जिस समय में लिखे गए उस समय की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो सभी हम इन पुस्तकों में, लेखों में इनके मिलती हैं। इतिहास अध्ययन करने के लिए एक अद्भुत विषय है। इतिहास क्या है, अध्ययन के लिए, पढ़ने समझने के लिए बहुत अद्भुत विषय है। यह मानव जाति के उद्भव एवं पराभाव की कहानी है। क्या, मानव जाति के उद्भव की और पराभाव की बहुत अच्छी कहानी है। सभी अन्य कहानियों की भांति इसमें क्या है बच्चों, इसमें हास्य, त्रासदी, भाव, नाटक, उत्तेजना एवं रहस्य प्राप्त, जो और भी इसे अद्भुत बनाता है वह यह है कि सब सत्य है। इतिहास के सभी पात्र एक समय में हाड़ व मांस के जीवित व्यक्ति थे। जिनकी भी जानकारी मिलती है उन सब के बारे में सत्यता यह साबित करती है कि बच्चों वो सभी जीवित थे, वो सभी हाड़ मांस के व्यक्ति थे। और बच्चों उसमें एक अद्भुत विषय मानव जाति के बारे में अलग अलग जो जानकारियां हैं छिपी हुई वो सब पता चल, जैसे कि हास्य क्या था, उसमें क्या त्रासदी हुई उस समय में और उनसे हमें क्या सीख लेनी चाहिए और उनसे क्या सीख लेके उनको दोबारा हमें दोहराना नहीं चाहिए। सब जानकारियां हमें ऐतिहासिक स्रोतों में ही मिलती हैं। जैसे नाटक में उत्तेजना हो गई, रहस्य व्याप्त हो गए, और ये सब क्या है, सब चीजों में क्या है, हमें सीखने के लिए बहुत अद्भुत जानकारियां मिलती हैं। तो बच्चों अंत में आता है हमारे पास कला और वास्तुकला। तो बच्चों सातवाहन हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। तब भी उस क्षेत्र में बौद्ध एवं जैन स्मारक अधिकता से मिलते हैं। वो हिंदू धर्म को मानने वाले, लेकिन फिर भी वहां पर क्या मिलते हैं बच्चों, जो बौद्ध है और जैन स्मारक अधिकता में मिलते हैं। शिलाओं को काटकर अनेक मठ एवं मंदिर बनाए गए। बहुत सारे शिलाओं को काटकर क्या बनाए गए, मठ बनाए गए और मंदिर।
भोज का गुफा मंदिर वास्तु शिल्प तथा कला का प्रमुख प्रमाण है। भोज का गुफा मंदिर क्या है बच्चों? वास्तुशिल्प तथा कला का प्रमुख प्रमाण है। सातवाहन ने अनेक स्तूपों का भी निर्माण कराया। स्तूपों के भीतर बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे, मतलब उनके अवशेष अस्थियों को वहां सुरक्षित रखा जाता था। अर्ध मंदिर गोलाकार बड़े स्मारक होते थे। नागार्जुन कोंड घंटशाला अमरावती में ये स्तूप बनाए गए। मतलब किन जगहों पर बनाए गए? अमरावती तथा घंटशाला में। ठीक है, बिहार स्तूपों के पास ही स्थित होते हैं। ये बिहार स्तूपों के पास स्थित होते थे जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। और ये जो बिहार है जहां पर लोग रहते थे, जो भिक्षु हैं और जो वहां पर जो मठ में रहने वाले मंक है, वो सब कहाँ रहते थे? बिहार के स्तूपों में ही रहते थे बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे। जो ये स्तूप है बच्चों, ये जो बिहार स्तूप है, ये कहाँ होते थे? जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे वहीं पर इनको बनाया जाता था। तो बच्चों नाउ अब देखते हैं पांडुलिपियां एवं लेख। इनका क्या महत्व है? इसके अतिरिक्त हम विभिन्न भारतीय एवं विदेशी यात्रियों के लिखित दस्तावेजों को सम्मिलित करते हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इब्न बतूता, अल बरूनी, अल मंसूदी आदि ऐसी विद्वान हस्तियां हैं बच्चों जिन्होंने भारत की तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौतिक स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण किया है। कौन कौन से बच्चों थे? इब्न बतूता थे, अल बरूनी, अल मसूदी और बच्चों फाहियान, वेनसांग, ये क्या थे? बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत जिन्होंने भारत को अपने शब्दों में उल्लेखित किया। और बच्चों पाठ के बाद आइए दोहराते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु। तो इतिहास शब्द लैटिन भाषा के हिस्टोरिया तथा ग्रीक भाषा के हस्तोरिया शब्द से लिया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीन युग उस समय में विस्तृत है जब मानव पहली बार संज्ञान में आया। समय का वह भाग जिसके लिए हमारे पास लिखित प्रमाण है इतिहास कहलाता है। एक इतिहासकार का कार्य एक जासूस के समान होता है बच्चों। शिलालेखों का अध्ययन पूरा लेख शास्त्र कहलाता है और इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के व मुहर है। तो प्राचीन काल में लिखे गए दस्तावेज हस्तलेख कहलाते हैं क्योंकि वो हाथ से लिखे गए थे। भोज का गुफा मंदिर वास्तुशिल्प तथा कला का प्रमुख प्रमाण है, मतलब वहां वास्तुशिल्प और जो कला है उसकी अच्छी कृतियां देखने को मिलती हैं। इतिहास मानव जाति के उद्भव एवं पराभाव की कहानी है। इतिहास क्या है बच्चों? जो मानव इतिहास है, मानव के उद्भव के और उसके जो क्रियाएं हैं उन सब का क्या है? एक लेखा जोखा होता है कहानी के रूप में। सातवाहन ने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया। सातवाहन क्योंकि हिंदू था लेकिन फिर भी उसने जैन और बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया और बहुत सारे स्तूपों का निर्माण भी करवाया। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़ा होगा और एंजॉय किया होगा। तो बच्चों अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।